3 जनवरी 2026। जरा इस तारीख को याद रखिए, क्योंकि इसी दिन एक ऐसी कहानी शुरू हुई जो किसी पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म से कम नहीं थी। एक ऐसी घटना जिसने ना सिर्फ पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के सारे नियम कायदों पर ही सवालिया निशान लगा दिया। और कहानी का जो सबसे बड़ा सवाल है ना, वो सुनकर ही होश उड़ जाते हैं। सवाल ये है कि क्या वाकई एक देश किसी दूसरे देश के मौजूदा राष्ट्रपति को, मतलब सिटिंग प्रेसिडेंट को, गिरफ्तार कर सकता है? सोचिए जरा, ये सवाल ही अपने आप में एक भूचाल लाने के लिए काफी है। और पता है ये भूचाल आया कहां से? किसी ऑफिशियल ब्रीफिंग से नहीं, बल्कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक सोशल मीडिया पोस्ट से। पोस्ट में सीधा सीधा दावा किया गया था, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को अमेरिकी सेना ने पकड़ लिया है और वो यूएसएस इवो जिमा पर हैं। बस इस एक पोस्ट ने सालों से सुलग रही चिंगारी को जैसे आग में बदल दिया। तो चलिए अब इस सनसनीखेज दावे की तह तक चलते हैं, देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था और ऑफिशियल कहानी क्या कहती है। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये दावा बिल्कुल अभूतपूर्व था। मतलब किसी देश के मौजूदा हेड ऑफ स्टेट के खिलाफ सीधी मिलिट्री कार्रवाई। ये एक ऐसी लाइन क्रॉस करना है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जाता। और कमाल की बात देखिए, इस इतनी बड़ी घटना की पहली खबर किसी ऑफिशियल चैनल से नहीं, बल्कि एक सोशल मीडिया पोस्ट से दुनिया को मिली। तो ठीक है, अब आते हैं ऑपरेशन की डिटेल्स पर कि आखिर ये सब हुआ कैसे, ऑफिशियल अकाउंट क्या है। तो देखिए, 3 जनवरी 2026 की सुबह अमेरिकी फोर्सेस ने वेनेजुएला में एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया। इसके कुछ ही देर बाद प्रेसिडेंट मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस दोनों को हिरासत में ले लिया गया और फिर उन्हें एक हेलीकॉप्टर के जरिए सीधा एक अमेरिकी वॉरशिप पर ले जाया गया। और ये वॉरशिप कौन सा था? यूएसएस इवो जिमा। और इसकी लोकेशन बहुत जरूरी है। ये शिप उस वक्त किसी देश के पानी में नहीं था, बल्कि इंटरनेशनल वाटर्स में था। अब देखिए, कानूनी तौर पर यह एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि इसी से अमेरिका को यह कहने का मौका मिलता है कि उसने अपनी जमीन के बाहर कार्रवाई की। तो सवाल उठता है कि ये यूएसएस इवो जिमा आखिर है क्या चीज? वेल, ये एक एम्फिबियस असॉल्ट शिप है। अगर आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह का छोटा मोटा एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसे खास तौर पर समुद्र से जमीन पर फोर्सेस को भेजने और उन्हें सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। अमेरिका ने आखिर इतना बड़ा, इतना ड्रामेटिक कदम उठाया क्यों? क्या वजह बताई गई दुनिया को? और अमेरिका ने जो आरोप लगाए हैं वो बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं। उनका कहना है कि ये गिरफ्तारी ड्रग ट्रैफिकिंग और टेररिज्म के खिलाफ एक एक्शन है। ये कोई नया आरोप नहीं है। अमेरिका कई सालों से मादुरो सरकार पर यह इल्जाम लगाता आ रहा है और अब प्लान ये है कि मादुरो को न्यूयॉर्क की एक फेडरल कोर्ट में ट्रायल पर लाया जाएगा। यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है कि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन इस पूरी घटना को दुनिया के सामने रख कैसे रहा है। वो इसे दो देशों की लड़ाई बिल्कुल नहीं बता रहा, बल्कि इसे एक टारगेटेड लॉ एनफोर्समेंट मिशन कह रहा है, एक इंटरनेशनल क्रिमिनल के खिलाफ। और यकीन मानिए, ये नैरेटिव की लड़ाई का सबसे अहम पहलू है। अब जाहिर है इस एक्शन के बाद पूरी दुनिया में एक तरह का जियोपॉलिटिकल भूकंप आ गया। रिएक्शंस आने शुरू हुए और दुनिया साफ साफ दो हिस्सों में बटी हुई नजर आई। और यहीं से दो बिल्कुल अलग अलग नैरेटिव्स ने जन्म लिया। एक तरफ अमेरिका, जो इसे टेररिज्म और ड्रग्स के खिलाफ एक जरूरी एक्शन बता रहा था, तो दूसरी तरफ था वेनेजुएला और उसके सहयोगी देश। उनके लिए ये एक अमेरिकी हमला था, उनकी नेशनल सॉवरेनिटी पर सीधा अटैक और इंपीरियलिज्म की एक और मिसाल। बहुत से देशों ने, और इनमें अमेरिका के कुछ सहयोगी देश भी शामिल थे, इस एक्शन की कड़ी निंदा की। उन्होंने इसे इंटरनेशनल लॉ का खुला उल्लंघन बताया। और इसी एक कदम ने एक बहुत बड़ा कानूनी और डिप्लोमेटिक सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या एक देश को यह हक है कि वो किसी दूसरे देश के लीडर पर मुकदमा चलाए। तो अब आते हैं उन बड़े सवालों पर जो इस पूरी घटना ने दुनिया के सामने लाकर खड़े कर दिए हैं। ऐसे सवाल जिनका जवाब हमें शायद आने वाले वक्त में ही मिलेगा। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो सबूतों का है। क्या मादुरो के खिलाफ अमेरिका के पास इतने पुख्ता सबूत हैं कि दुनिया इस इतने बड़े एक्शन को सही मान ले, या फिर ये सब सिर्फ पॉलिटिक्स है? दूसरा सवाल इस मिसाल का है। मतलब अब जब ये एक बार हो गया है तो इसका असर क्या होगा? बाकी देश, खासकर रीजनल पावर्स, कैसे रिएक्ट करेंगी? क्या अब कोई भी पावरफुल देश किसी दूसरे देश के लीडर को आसानी से टारगेट कर पाएगा? कहीं ये खतरनाक ट्रेंड की शुरुआत तो नहीं?
और आखिर में ये सब हमें इस कहानी के सबसे बुनियादी, सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि आखिर होता क्या है जब एक देश दूसरे देश की सॉवरेनिटी को इस तरह से खुलेआम चैलेंज करता है। हो सकता है कि पूरी दुनिया के आपसी रिश्तों का भविष्य इसी एक सवाल के जवाब में छुपा हो।